हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक हैं बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैम्पल पेपर, और एक सैम्पल पेपर और है मेरे पास। ये वाला मुझे लगता है सीबीएसई की साइट पे जो था, या तो 5th था या 7th था, शायद मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट शायद यही था। चलिए सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आपके सामने आ जाएगा, लिखा है √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2। कोई भी बता देगा सर इरेशनल नंबर है तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम, है ना। ऊपर भी एक इरेशनल लिखा है, ये दोनों इरेशनल है, दोनों का कॉम्बिनेशन इरेशनल, दोनों इरेशनल, माइनस करके आएगा इरेशनल, इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, आंसर भी इरेशनल आता है जब तक दोनों दोनों सेम ना हो जाए। मान लो ऊपर भी सेम हो जाता, नीचे भी सेम, सेम से सेम डिवाइड होकर आंसर 1 आ जाता, वो गड़बड़ हो जाता मामला, क्योंकि 1 रैशनल है। तो ये क्या है? इरेशनल। आसान था एकदम, बिल्कुल आसान है। कुछ बच्चे इसको रैशनलाइज करने की सोचेंगे, √5 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर इरेशनल आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा आसान है। ग्राफ ध्यान से देखो, आपके सामने ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा आपका तो सॉल्यूशन आएगा, रूट आएंगे। ऐसा ग्राफ बन रहा है, ध्यान से देखो। बोला है द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू fx इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ये मत सोचना पॉलिनोमियल का ग्राफ क्वाड्रेटिक बनता है, वो सॉरी पैराबोला बनता है, वो क्वाड्रेटिक का बनता है पैराबोला। ये किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है और बोला है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। सर इसमें तो एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है। जब तक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट ना करे, जब तक एक भी जीरोस नहीं आता। अगर एक जगह टच या कट कर रहा है, या टच कर रहा है एक जगह, तो एक जीरो आएगा। 2 जगह कर रहा है तो 2 आएंगे, 3 जगह कर रहा है 3 आएंगे। यहाँ पे अगर एक भी जगह नहीं कर रहा है तो कितने जीरो आएंगे? ऑप्शन नंबर सी, 0 जीरोज आएंगे। ठीक है, या तो जीरो देगा या बोलेगा वो डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ करके बोलेगा, पैराबोला बना देगा। और एक्स एक्सिस को पैराबोला मतलब कुछ ऐसी फिगर होगी, एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा होगा तो दे देगा कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, चलो वो खैर हमें पता है, जैसा भी आएगा हम कर लेंगे, मुश्किल नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। लास्ट बोले तो जब सैम्पल पेपर फर्स्ट जो हमने कराया था उसके ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, अच्छे से डिस्कस किया था। थर्ड वाला क्वेश्चन बेहद आसान है ना, हमने बताया था ये भी लास्ट में। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द 2 लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ ये वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है सीबीएसई बोर्ड में 100% चांस रहते हैं भाई, एकदम हाई चांस रहते हैं, 100% तक के चांस रहते हैं। अच्छा, आप इसको ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का जो लाइन बनाया गया है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये वाला चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। 2 लाइन बन रही है, ध्यान से देखो, दोनों लाइन एक दूसरे को एक जगह कट कर रही हैं। अगर एक जगह कट करें, सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा एक भी जगह कट नहीं करती, पैरेलल बनती है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। एक दूसरे से ऊपर होके जाते हैं, मतलब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और अगर एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होता है तो उनको कंसिस्टेंट के केस में कंसीडर किया जाता है। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब पैरेलल वाली लाइन होती है, तो उनको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। समझ गए? हाँ, ये भी सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बस अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाएंगे। सैम्पल पेपर जो फर्स्ट था, मतलब इससे पहले जो हमने किया था, वो वाले सैम्पल पेपर में ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था हमने, लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो बनी थी, तो वो सारा का सारा टाइम उधर इन्वेस्ट किया था, वो सब काम आने वाला है। अरे वाह, फोर्थ क्वेश्चन देखो, 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर बोले हैं, उनका प्रोडक्ट 528 है, इसको ऑप्शन से ही उड़ा देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में आपको देखो बी, सी और डी ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो है 2x। बी वाले ऑप्शन में भी है, सी वाले ऑप्शन में भी है और डी वाले ऑप्शन में भी है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर मान रहे हैं, आपने उनमें से एक 2x माना है, तो आगे वाला 2x + 2 होना चाहिए भाई कंसेक्यूटिव में। हाँ, अगर एक 2x है तो दूसरा 2x + 2, एग्जैक्टली 2x तो 2x + 2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों इवन है और दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है, आप x की वैल्यू रख के देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कुछ कुछ रख के देख लेना, आप लोग जो भी आपका मन करेगा आप x की वैल्यू वो रख लेना, बात बन जाएगी। अब यहाँ पे तो बी, सी और डी ऑप्शन में 2x और 2x + 2 जैसा कुछ आ ही नहीं रहा है। हमने अभी भी बताया कंसेक्यूटिव के लिए 2x और 2x + 2 आना चाहिए इवन में, बिल्कुल सही बात है। बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में x और x + 2 दिया गया है, और अगर आप इवन इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं और कंसेक्यूटिव,
तो अगर एक x कंसिडर करते हैं तो आगे वाला x प्लस 2 होना चाहिए 100%। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए है, x और दूसरा है x प्लस 2, तो यही हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक x कंसिडर किया है इवन, तो 2 रखोगे मान लो, तो 2 और 2 4 बन जाएगा, तो आगे वाला भी इवन बनेगा और अगले वाला ही इंटीजर बन जाएगा इवन वाला, ठीक है। 4 रखोगे, 4 और 2 6 बन जाएगा, तो इवन ही बन रहे हैं और लगातार वाले बन रहे हैं, तो ये एकदम करेक्ट है। ये वाली बात आप याद रखना, अगर आप एक 2x ले रहे हैं तो उससे आगे वाला 2x प्लस 2 होना चाहिए, और 2x प्लस 2 ही तो होगा, आप 2 ही तो ऐड करोगे, 2x में आप 2 ही तो ऐड करोगे। अगर आपने x इवन लिया है तो उसमें x प्लस 2 ही तो ऐड करोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं ना? ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना आप लोग, है ना। अगर 2x कंसिडर किया है इवन, तो आगे वाला क्या होगा, 2 ऐड कर दो सर उसमें, 2x प्लस 2। अगर x इवन कंसिडर किया है तो आगे वाला क्या होगा सर, x प्लस 2 होगा। 2x तो है, 2x प्लस 2 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, कोई भी ऑप्शन नहीं है बी सी और डी। ए वाले ऑप्शन में x है और x प्लस 2 भी, तो ये वाला करेक्ट है। तो यहाँ से हमने उड़ा दिया बस, x प्लस 2 इक्वल टू 528, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऑप्शन से ही हो जाता है, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान है और बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मार्क करना, बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर में या 3 नंबर में अगर वो पूछ ले, 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है, इसके साथ 1-2 पार्ट और ऐड करके। बोला इफ द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम मतलब Sn आपको गिवन है 3n² प्लस 5n। अगर आपके याद हो, हमने आपको बताया था जब भी Sn गिवन हो, n की वैल्यू कुछ कुछ रख लेना, आपका AP वहाँ से ही बन जाती है। तो उसने पूछा देन विच ऑफ द टर्म इज 164, कौन सी टर्म 164 होगी, कौन सी टर्म होगी 164। सर ये तो बाद की बात है, पहले AP बनाओ। AP बनाने का तरीका सर आपने बताया था, n की वैल्यू पहले 1 रखो, यहाँ पे 1 रखोगे 3 बन जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे 5 और 3 8 आ जाएगा। तो S1 A1 के ही बराबर होता है, ये भी हमने बताया था। AP पढ़ोगे ध्यान से तो बात ये सब बता के रखी हुई है। S2 निकालने के लिए n की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे 2 रखा सर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12, यहाँ पे 2 रखा, 5 2 जा 10 हो गया, 10 को ऐड करो तो सर 22 आ गया। और ये जो S2 होता है इसको हमने बताया था A1 प्लस A2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो नहीं पढ़ के आया वो सीधा सीधा याद रखो, S1 का मतलब A1 होता है, S2 का मतलब A1 प्लस A2 होता है। A1 हमारा 8 है, अब यहाँ देख थोड़ा गौर कर ले, A1 प्लस A2 22 आया है, A1 प्लस A2 सर कितना आया है, 22 आया है, और इसमें A1 हमारा 8 है। तो A1 अगर 8 है तो A2 क्या तू निकाल सकता है? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आएगा अभी बताते हैं सर। A2 का आंसर आ जाएगा सर 22 माइनस, उधर जाके माइनस हो जाएगा ना 8, तो A2 आ गया 14। बेहद आसान। अब सुन, कॉमन डिफरेंस निकाल। कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, मतलब A2 माइनस A1। A2 सर हमारा 14 है और A1 अभी अभी निकाला था 8, ये रहा 8, माइनस करेगा कितना आ जाएगा सर 6 आएगा, तो D आ गया 6। जब आपके पास कभी भी A और D बन जाता है तो आप AP के राजा हो जाते हो। मतलब अगर A आ गया, A हमारे पास 8 है और कॉमन डिफरेंस 6, तो AP क्या बन गई सर 8, 8 में 6 ऐड कर दो 14, 14 में 6 ऐड करो 20, 20 में 6 ऐड करो 26, ये हमारी AP बन गई। बस जैसे ही AP बना, उसने पूछा कौन सी टर्म 164 होगी। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट समझो, कौन सी टर्म 164 होगी। सर जब हम ये बताते थे कौन सी टर्म ये होगी, उसके लिए हम an लगाते थे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने मान लिया कि nवी टर्म 164 है, तो an की जगह 164 रखो और इसके लिए n की वैल्यू निकाल दो। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। an की जगह 164 रखो और इसके लिए n की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। a की वैल्यू 8 है, n नहीं पता भैया कितना होने वाला है, d हमारा 6 है। 8 को इधर लेके आएंगे, 164 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 156। 156 को 6 से डिवाइड करो, 156 बटे 6, 6 दूनी 12 और 6 छंग 36, 26 आ जाएगा। और n माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा 27, तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 27। डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ऐड वगैरह कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 इसका आंसर एकदम करेक्ट है। दिखाई दे रहा है ये? हाँ बिल्कुल। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बेहद आसान और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नोट करिए फटाफट, हम रफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग। बोला द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का क्या बोला जाता है,
क्या कहते हैं भैया उसको। एक बात बताओ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब वाई वाला पॉइंट। अरे यार लास्ट सैम्पल पेपर जब डिस्कस किया था सेम था। मान लो ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं 2,3। ये वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, ये का मतलब ये मतलब वाई वाला कोऑर्डिनेट, तो ये है 3। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या, वाई वाला कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल सही बात है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है विद द पॉजिटिव साइन। तो ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोला है ये वाले क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट का, तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर किया है 2,3। ये वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये बात हमने बताई थी। तो उसने यही पूछा है कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसका क्या नाम होता है सर, उसका नाम होता है ऑप्शन नंबर डी ऑर्डिनेट। उसका नाम ऑप्शन नंबर डी होता है, मतलब ऑर्डिनेट होता है। अगर वो बोलेगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस का नाम, सर वाई एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्स वाला पॉइंट और एक्स वाला कोऑर्डिनेट विद द पॉजिटिव साइन, और वो क्या बन जाता है एब्सिसा। ठीक है, वाई एक्सिस देता तो ऑप्शन नंबर सी लगा के आते। 7th क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन 7th पूछा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और एकदम अच्छे वाला क्वेश्चन है। बोला है इफ द पॉइंट सी के, 4 डिवाइड द पॉइंट। कोई आपके पास ऐसा दिया गया है, ए पॉइंट दिया गया है 2,6, अरे क्या लिखा है 4 लिखा है, ये ए है बच्चों। बी पॉइंट दिया गया है 5,6 और 5,1, और एक कोई पॉइंट है सी वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट है k,4, सी पॉइंट है एक जो k,4 है, और वो पॉइंट ये वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। बोला है k की वैल्यू निकालो। बेहद आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे काम बन जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ द पॉइंट सी k,4 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट a 2,6 एंड b 5,1 इन द रेशियो 2:3 देन द वैल्यू ऑफ k। बच्चों फर्स्ट वाले पॉइंट को x1 y1 मान लेना, सेकंड वाले को x2 y2 मान लेना। सर क्यों, हम अपनी मर्जी से कुछ मान सकते हैं क्या, मान लेना इसको x मान लेना, इसको y। ऐसा करने पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जब कभी भी बीच में कहीं भी कोई पॉइंट देगा, उसका कोई भी कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो भैया सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। k के लिए k x की जगह पे आ रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है x = m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बोलता है सेक्शन फॉर्मूला। बिल्कुल सही बात है सर। x का मतलब यहाँ पे क्या k है, बिल्कुल सर k ही है, तो k रखो। आपको याद है क्या m1 m2 क्या होता था, सर नहीं याद नहीं है बच्चों। m1 होता था रेशियो में जो फर्स्ट वाली वैल्यू आपको दी गई है, m2 सेकंड वाली 2:3 दिया गया था, तो ये m1 और ये वाला अपना क्या है सर, ये वाला अपना m2 है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो m1 की जगह पे 2 रखते हैं। x2 की वैल्यू सर ये रही 5, यहाँ पे 5 रखो। m1 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 3 है। x1 की वैल्यू सर, x1 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 3 और 2 5। अगर वो y के बारे में पूछ लेता, यहाँ पे k यहाँ पे ना दे के यहाँ पे देता, तो y वाला लगा देते सेम। जहाँ पे x1 और x2 लिखा है वहाँ पे y1 और y2 लिख देते। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 और 6 16 डिवाइडेड बाई 5 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी। बस खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद रखने वाला है। क्यों सर, ऐसा क्यों, हम बताते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक थ्योरम पे बेस है, जो थ्योरम अब नहीं रही 10th क्लास में। फिर भी आप लोग थ्योरम का प्रूफ ना देखो, बस एक बात मेरी समझ लेना। फिगर आपके सामने है और ध्यान से देखो। मैं एक बारी फिगर बना देता हूं। ऐसा कुछ दिया गया है और बोला है कि ये 9 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, और एक लाइन ड्रॉ की गई है। ये 6 सेंटीमीटर बोला गया है, इसको x बोला है, ठीक है। और ये वाला एंगल दिया है 25 डिग्री, और ये जो बाहर वाला एंगल है आपको,
ये बाहर वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 130 डिग्री, 130 डिग्री। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। थोड़ा दिमाग क्या है सर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, 130 डिग्री प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री बन जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बन रहे हो या नीचे कितने भी एंगल बन रहे हो, ऊपर वाले सभी एंगल का सम भी 180 होता है, नीचे वाले सभी एंगल का सम भी 180। तो एक स्ट्रेट लाइन के ये नीचे ये जो टोटल जितने भी एंगल बन रहे हैं सबको ऐड करके 130 के बराबर रखो, सॉरी 180 के। तो 130 प्लस 10, इसको x कंसिडर एंगल y मान लो थोड़ी देर के लिए। 130 प्लस y प्लस 25 कितना हो जाएगा, 130 प्लस y प्लस 25 बराबर 180। 130 और 125 कितना हो गया सर, ये हो गया 155। हाँ, तो y इज इक्वल टू 180 में से 155 को माइनस करते हैं, 25 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया y, जहाँ पे हमने y लिखा है वहाँ पे क्या हम 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाला एंगल भी आ गया 25। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, मुझे पॉइंट लिखने पड़ेंगे BAC और ये D। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है AD, ये वाली AD लाइन क्या एंगल BAC को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है सर, बिल्कुल। ये वाला भी 25 है, ये वाला भी 25 है, तो बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब AD आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर। हाँ, और जब कभी भी बच्चों आपका एंगल बाइसेक्टर होता है तो उस एंगल बाइसेक्टर में एक थोड़ा सा काम बन जाता है। क्या काम बन जाता है, जब ये एंगल बाइसेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर जो सामने वाली साइड को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा हमें नहीं पता, बस आप सामने उठाओ x, उसके नीचे बराबर वाला लिखो 6 बराबर ये वाली साइड लिखो और ये वाली साइड लिखो 15 डिवाइडेड बाई 9। ऐसा क्यों, ऐसा होता है, प्रूफ नहीं सर, प्रूफ में नहीं जा रहे हम लोग, अभी समझो। थोड़ा रफ करता हूँ मैं इसको और अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है और याद भी रखनी है। मान लो अगर आपका एक ट्रायंगल होता है, ABC कोई ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल में ये वाला जो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये AO हमारा क्या है, AO हमारा एंगल बाइसेक्टर है। क्या भाई, ये वाली बात आप अलग से नोट कर लीजिएगा। ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो कुछ ऐसा होता है कि भैया एंगल बाइसेक्टर कुछ इस प्रकार का खेल खेलता है कि वो AB डिवाइडेड बाई AC को बराबर कर देता है BO डिवाइडेड बाई OC के, अगर AO एंगल बाइसेक्टर होता है। बस ये वाली बात आपको लिख लेनी है कहीं पे कि एंगल बाइसेक्टर जब आपको दिया गया हो तो वो एंगल बाइसेक्टर AB डिवाइडेड बाई AC उसको बराबर कर देता है BO डिवाइडेड बाई OC के। ठीक है, था जब मतलब पहले था ये, कुछ साल पहले तक जो था ये वाला है ना, 2020 तक तो था ये वाला प्रूफ, 2020 तक पता नहीं 2018 तक था। हमने तो भाई किया था ये वाला प्रूफ, पूरा प्रूफ किया था और क्वेश्चन भी किए थे बहुत सारे। बट आपको याद रख लेना है एंगल बाइसेक्टर हो तो ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ये वाली साइड इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, अब वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आप। देखो इसको यहाँ पे लेके जाओ, 15 6 90, तो 90 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू x, डिवाइड कर लीजिएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, मुझे रफ करना पड़ेगा भाई सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा आप टेंशन ना लो, जो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना जो सिलेबस में नहीं है, CBSE वो नहीं पूछता, अगर पूछता है तो उसके नंबर देता है, पक्के से नंबर देता है। तो यहाँ पे क्यों दिया, सिंपल पेपर में डाल देते हैं यार वो लोग ऐसी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ दिया गया, आप उसको पढ़ो। रेडियस 4 है और बाहर वाला एंगल QPR बन रहा है 90 डिग्री। हमने बताया था जब भी कोई ट्रायंगल ऐसे सर्कल हो, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हो ऐसे कुछ, थोड़ा तरीके से करते हैं जैसे उन्होंने किया है, हम भी वैसे ही करते हैं भाई, ड्रॉ अच्छे से प्यार के साथ। मान लीजिए जब भी दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा हो तो जो टेंजेंट की लेंथ होती है बच्चों वही रेडियस के बराबर बन जाती है। बस ये वाली बात हमने लास्ट में भी आपको याद कराई थी, अब भी याद कर लीजिए, प्रूफ भी होता है इसका। ठीक है,
अभी आप ऑब्जेक्टिव में तो ये अपना थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि जो अगर दो टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो तो वही रेडियस के बराबर बन जाता है। रेडियस कितना गिवन है 4, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यही हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। थोड़ा समझ लीजिए फिर भी आइडिया लग जाएगा आपको। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सर ये भी 90 होगा। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सर ये भी 90 होगा। तो 90 90 90 तीन एंगल 90 आ गए, तो फोर्थ वाला भी 90 बन जाएगा। हाँ सारी एंगल 90 बन गए, थोड़ा और दिमाग लगा लीजिए, ये इसके बराबर होगा। तो जब सारे एंगल 90 बन गए तो रेक्टेंगल तो वैसे ही बन गया। और जब ये एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल, तो ये तो 100% इसके इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये 90 होने से तो रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड इक्वल हो रही है, दो एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सारी साइड ही इक्वल आ गई। एडजेसेंट साइड इक्वल होने से सारी साइड इक्वल हो गई, तो बन गया स्क्वायर। तो 90 डिग्री का एंगल दो टेंजेंट के बीच में अगर बाहर बन जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। उस केस में रेडियस ही लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। ये वाली बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। 10th क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सर्कल से पूछे गए हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम शायद डिस्कस कर लिया था। अगर कोई पॉइंट से सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कितनी मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? आंसर है 2। मैक्सिमम देख लो ध्यान से, 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। 2 से ज़्यादा टेंजेंट आप एक बारी में ड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल की बात नहीं की गई है, बट वो एक्सटर्नल पॉइंट ही है। बोला है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? टेंजेंट तो बाहर से ड्रॉ करोगे ना आप, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। ऑन इट का मतलब सर्कल पे, फ्रॉम अ पॉइंट एक पॉइंट से सर्कल पे, फ्रॉम अ पॉइंट एक पॉइंट से, ऑन इट का मतलब सर्कल पे। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? सर 1 और 1 2। ठीक है, ये मत बोलना सर हम तो 1 करना चाहते हैं ड्रॉ। अब बताओ क्या करोगे आप? ऑप्शन नंबर 1 लगा देंगे हम। ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया? डी लगा पाएंगे कि हम तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस बात का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी टेंजेंट आप बना सकते हैं। ठीक है, खेलना नहीं है सीबीएसई के साथ, वरना 1 नंबर आपको नहीं देगा, आपके साथ खेल जाएगा वो। 11th क्वेश्चन देखो ध्यान से। अरे वाह, बड़ा अच्छा है भाई। एक्स की वैल्यू गिवन है आपको, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा दिया गया है, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा दिया गया है, और आपसे पूछा है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने दो। एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब ए कोस थीटा है, तो यहाँ पे एक्स लिखा है, वहाँ पे ए कोस थीटा लिखो। उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, यहाँ पे वाई है, वाई का मतलब है बी साइन थीटा, तो वाई की जगह पे बी साइन थीटा लिख देते हैं। उसका टोटल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ये बन जाएगा बी स्क्वायर। सर ये ए कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर भी करेंगे, साइन का स्क्वायर भी करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कभी साइन थीटा स्क्वायर लिख आओ। ठीक है, हाँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे सर कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर आंसर 1 होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 1 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आसान था सर, बिल्कुल आसान था। 12th की तरफ चलो। कुछ था इसमें यार? कुछ भी नहीं था यार, कैसी बात कर दी सर आपने। अरे वाह, इससे भी ज़्यादा आसान। देखो लिखा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। क्या आपको कोई आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे? ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है? सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने बताया था भैया, अगर आइडेंटिटी वगैरह नहीं लग रही हो, और ऑप्शन ध्यान से देखो, सारे के सारे ऑप्शन साइन कोस में है, या फिर C 0 है और D 1 है, तो साइन कोस में चेंज कर दो ना यार, आसान है। ऊपर साइन थीटा रहने दो, ये 1 है, माइनस कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखने वाले हैं। यस सर, ये वाला जो साइन थीटा यहाँ आएगा, इस साइन थीटा को हो, सर क्या कर रहे हो? इसको रफ करो अच्छे से प्यारे के साथ, मोहब्बत। ये लो दिल का, ये वाला साइन थीटा हम यहाँ पे लिख देते हैं। साइन थीटा एलसीएम ले लिया, टोटल के अपोन में साइन थीटा आएगा। हाँ,
सर ये जो नीचे साइन थीटा आएगा इसको आप हटा के हाँ ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ पे साइन थीटा लिखोगे तो स्क्वायर बन जाएगा प्लस। ध्यान से देखते रहो बस, थोड़ा सा ओए ध्यान इधर लगा, इधर उधर देखेगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये कोस थीटा लिखा है, हाँ 1 माइनस टेन का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसको भी ऐसे ही करने वाले हैं, देख ये वाला कोस यहाँ आएगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, टोटल के अपॉन में कोस, ये कोस यहाँ से ऊपर, तो इसको यहीं करो यहीं करो यहीं करो, टाइम वेस्ट नहीं ज़्यादा करते। कोस थीटा और ये ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, ये बना है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये बना है कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सोच ले, क्या सोचना है यार, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ पे लिख दे प्लस, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया वो प्लस के साथ माइनस बन गया, प्लस माइनस माइनस। तो जब आपने वहाँ से माइनस कॉमन ज़बरदस्ती ले रहे हैं तो थोड़ा साइन उल्टा हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, जो प्लस है वो माइनस बन जाता है। अब थोड़ा सोच, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों बराबर आ रहे हैं, एलसीएम इजीली लिया जा सकता है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ से माइनस इसलिए ही कॉमन लिया था इसके जैसा बन जाए। जैसे ही आप ज़बरदस्ती माइनस कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, या ज़बरदस्ती भी नहीं, इजीली माइनस कॉमन अगर आ रहा है तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस यहाँ से कॉमन लिया, उसको यहाँ पे लगाया तो साइन था नेगेटिव तो बन गया पॉजिटिव, और कोस था पॉजिटिव वो बन गया नेगेटिव, तो ये बना प्लस, ये बना माइनस। अब इसको इजीली लिख सकते हैं कैसे, ये नीचे आ गया सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे ना क्या होने वाला है। सर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, उसको ए माइनस बी ए प्लस बी लिखेंगे और वो कैंसिल आउट होगा, नीचे से माइनस वाला ऊपर प्लस वाला बन जाएगा। क्या आप लोग ऐसे ही सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये गायब करो सर, गायब। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बचा है, बस यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए 13 पे आओ, एनसीईआरटी का सवाल है भाई। द टॉप ऑफ ए ब्रोकन ट्री हैज़ इट्स टॉप एंड टचिंग द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम द बॉटम। कुछ नहीं है भैया, ये पेड़ था, मान लो यहाँ से टूटा, ज़मीन पे आके मिला और 15 मीटर दूर है भैया, जो बॉटम पॉइंट है ट्री का, वहाँ से डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 15 मीटर दूर, यहाँ से ऊपर से टूटा, नीचे आगे गिर गया। ठीक है, चलो। द एंगल मेड विद द ब्रोकन मेड बाय द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन एंड मतलब ये वाला, इसका ब्रोकन, ये वाला देखो, ये यहाँ से टूटा, यहाँ तक था पूरा, ये वाला जब नीचे आया तो ये वाला जो एंड था ब्रोकन एंड, ब्रोकन, ये तो यहाँ से टूटा, ब्रोकन एंड ये रहा, तो ब्रोकन एंड ने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। पूछ रहा है लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट मतलब ये वाला मतलब ये, यही तो है, हाँ यहाँ से यही तो आया है, तो ये वाले का मतलब ये हो गया। तो इसका आंसर बताना है आपको, समझ गए? आप लोग समझ रहे हैं ना? इसका आंसर आपको बताना है। ठीक, कैसे बताएंगे? देखो, साइन थीटा लगाओ, कोस थीटा लगाओ, सॉरी कोस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है सर? बेस है हमारा 15। हाइपोटेनियस कितना है सर? नहीं पता, एक्स ही तो निकालना है। हाँ बिल्कुल आसान है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3 बाय क्या होता है बता? 2। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सोल्व करो, एक्स को यहाँ पे लेके जाओ और 2 को यहाँ पे, तो ये बन जाए क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू 15 दूनी 30, √3 को डिवाइड में लेके जा, x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई √3। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है क्या आपको? √3 दिखाई दिया? हाँ दिखा। अब कुछ नहीं यार, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, √3 डिवाइडेड बाई √3, ये बन जाएगा ऊपर 30 √3, नीचे कितना बनेगा? √3 के √3 में करेगा 3 बनेगा, कैंसिल आउट करेगा 10 बन जाएगा, 10 √3 आ रहा है आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
रफ कर देते हैं भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, ध्यान से देखो। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस दी गई है और एंगल भी। भैया एरिया सेक्टर का होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, कर लेना, हो जाएगा। कैसे करोगे? थीटा की वैल्यू 30 रखना, डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू रख देना 22/7, रेडियस गिवन है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन आ जाएगा सी, 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व कर लेना भाई, कैलकुलेशन है। 15th क्वेश्चन देखो, बोला है अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग द एंगल 60 डिग्री। आपके पास एक तार था, पीस ऑफ वायर था, आपने उसको ऐसे गोल घुमाया और एक आर्क जैसा बना दिया, ऐसे। थोड़ा ठीक तरीके से बनाते हैं भाई। तो जो लेंथ ऑफ वायर है उसका ही तो आर्क बना है ना। लेंथ ऑफ वायर को आपने थोड़ा सा ऐसे घुमाया, ऐसे बना दिया, और वो कितना डिग्री, देखो कंप्लीट बनता तो सर्कल बन जाता है ऐसे, है ना, बट कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा आर्क बना है। पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, सही बात है। अब मान लो कंप्लीट बनता तो भैया ऐसे एक पूरा सर्कल बन जाता ना। हाँ, तो अभी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, छोटा सा आर्क है। रेडियस निकालने, कैसे निकाले यार? ये जो आपका वायर था, ये एल लेंथ का जो वायर है, जिसका एल वायर का लेंथ गिवन है भैया 20 सेंटीमीटर, ये जो वायर है यही तो आर्क है। हाँ, तो आर्क का फॉर्मूला पता है क्या? बिल्कुल पता है। आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। ध्यान से देख, सारे के सारे ऑप्शन पाई में हैं, तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। थीटा कितना है? 60, यहाँ पे 60 रखोगे तो 60, और 60 डिवाइडेड बाई 360 तो 1/6, 0 से 0 कैंसिल, 6 36, मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। रेडियस आपको कितना गिवन है सर? रेडियस तो निकालना ही है। और लेंथ ऑफ आर्क कितना है सर? 20, तो यहाँ पे रख दो 20, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 यहाँ लेके जाओ, 60 आ गया, और ये पाई को डिवाइड में लेके आओ, इज इक्वल टू आर। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया 60 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू आर। बेहद आसान है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 गर्ल। 2 बच्चे हैं, कम से कम एक लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं? देखो, या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, फर्स्ट वाला बॉय हो तो सेकंड वाला गर्ल हो सकता है, या दोनों गर्ल हो सकता है, फर्स्ट वाला गर्ल तो दूसरे वाला बॉय। फर्स्ट और सेकंड से मेरा मतलब है 2 बच्चे हैं, छोटे बड़े होंगे, दोनों ट्विंस नहीं दिया है, तो अगर पहले वाला लड़का है जो फर्स्ट है, बड़े वाला अगर बॉय है तो छोटे वाला भी बॉय हो सकता है। अगर जो बड़ा बच्चा है वो बॉय है तो छोटा वाला भैया सिस्टर, मतलब उसकी बहन गर्ल भी हो सकती है। हो सकता है बड़ी और छोटी दोनों ही बहन हो सकता है भैया फर्स्ट वाली पोजीशन वाली, पहले नंबर वाली बड़ी लड़की हो, और दूसरे वाला पोजीशन क्या हो? लड़के का हो, मतलब एक गर्ल और एक बॉय। ये दोनों सेम मत समझना आप लोग कि बॉय गर्ल गर्ल बॉय, सर एक ही फैमिली में एक ही तो बात एक ही है। बट हो सकता है भैया पहले जो बड़ा हो, एल्डर और यंगर की बात है ना, तो यंगर यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे यंगर बॉय है, तो यहाँ पे एल्डर क्या हो सकता है? एल्डर अपना बॉय हो, उसके बाद गर्ल, मतलब गर्ल का जो बर्थ है वो बाद में हुआ हो सकता है पहले जो बर्थ हुआ हो वो गर्ल का हो और बाद में बॉय का बर्थ हुआ हो, तो ये दोनों अलग अलग ऐसे माने जाते हैं। ठीक है, दोनों को एक नहीं समझना। तो बॉय, पहले बॉय बर्थ लिया, उसके बाद भी बॉय ने बर्थ लिया, पहले बॉय ने उसके बाद गर्ल ने, पहले गर्ल ने उसके बाद एक और गर्ल हो गई, पहले गर्ल उसके बाद बॉय हो सकता है। तो ऐसे केस कंसिडर किया जाता है। उसने बोला एट लीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा लिख लो, समझ लो, ऐसे लेना है कभी दोनों को एक समझो उनको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बतानी। यार एक लड़की सर, अच्छा एक होने की प्रोबेबिलिटी बता, कम से कम एक हो, एक से ज़्यादा हो सकती है, तो कम से कम एक लड़की यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ तो 2 हैं। उसने पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक होने की, तो यहाँ पे तो यहाँ भी कम से कम एक लड़की है, यहाँ तो 2 हैं। कम से कम एक का मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, याद रखे। जब एट मोस्ट देगा उसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा, तो एट मोस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर करोगे कितना, मतलब सॉरी समझो बात को, जब एट लिस्ट देगा
क्या देगा, एट लिस्ट। एट लिस्ट का मतलब कम से कम कितना है, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कम से कम एक लड़की यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर देता एट मोस्ट वन गर्ल, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक होनी चाहिए, एट मोस्ट एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ना हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एट लिस्ट में कम से कम कितनी भी हो सकती हैं, अगर वन बोला है तो कम से कम वन, उससे ज़्यादा चल जाएगा। एट मोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने, वन की बात की गई है तो एट मोस्ट वन, ज़्यादा से ज़्यादा एक, उससे कम चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो एट लीस्ट कितना, तो प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा एट लीस्ट वन में। तो यहाँ 1 2 3 अपने फेवर में है, टोटल है 4, 3/4 ये अपना आंसर हो गया। अगर वो पूछ लेता कि एट मोस्ट वन गर्ल, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है एट मोस्ट, यहाँ पे दो हैं, तो ये वाला बिल्कुल ही गलत हो जाता, अपने फेवर में नहीं आता, क्योंकि बोला है एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होनी चाहिए, और अगर ना हो तो वो इसी में कंसिडर किया जाएगा। तो ये वाला भी कंसिडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। उसने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होनी चाहिए, कितनी, एक होनी चाहिए, ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, वो भी कंसिडर कर लो। तो उसका भी 3/4 समझ गए प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अच्छा एक बार पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला है इन अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस लेटर टू बी अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है यार। वोविल होते हैं 5, टोटल लेटर कितने होते हैं सर 26, 5 तो वोविल हो गए, बचे कितने 21, 26 है ना टोटल, 5 वोविल हो गए, 26 - 5 21, तो 21 कॉन्सोनेंट। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 21 डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब टोटल है 26। आंसर आ ऑप्शन नंबर सी। 18 क्वेश्चन तो बेहद आसान है, 9 का क्वेश्चन पूछ लिया था यार इन्होंने। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स। अच्छा, मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स, 9 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के नंबर आपको दिए हैं, मीन पूछा है। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है मीन कैलकुलेट करने का। आप सबको ऐड करके ऊपर रख देना, डिवाइड कर देना 9 से, आंसर आ जाएगा। आंसर इसका आएगा, ये तो खुद करोगे आप लोग कैलकुलेशन, 38 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 19 क्वेश्चन चेक कर लो मैं एक बार, 38 आएगा, कभी आप लगे रहो। हाँ 38। असर्शन रीजन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। in a solid hemisphere radius 10 cm given, a right cone of same radius is removed out। एक हेमिस्फीयर है, ये रहा मान लो एक हेमिस्फीयर है, इसमें से आपने एक कोन निकाला सेम रेडियस का। सेम रेडियस का मतलब हाइट, रेडियस और डायमीटर, थोड़ा सोचो, रेडियस ये है तो ये भी रेडियस है, तो डायमीटर भी तो उसका उतना ही होगा जितना हेमिस्फीयर का डायमीटर है। अगर एक कोन आपने निकाला है, उस कोन का रेडियस बराबर है हेमिस्फीयर के रेडियस के, तो डायमीटर भी बराबर होगा हेमिस्फीयर के डायमीटर के, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला कोन आपने बाहर निकाल लिया, तो कुछ ऐसी फिगर बन के आपके पास तैयार हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि हाँ, ये वाली जो फिगर बनी है, ये वाली फिगर का सरफेस एरिया आपको गिवन है 570.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको गिवन है √2 भी आपको गिवन है। तो एक बार चेक कर लेते हैं असर्शन हमारा ठीक है नहीं है। ये वाली फिगर जो बनी है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया बच्चों होता है 2πr² प्लस, एक ध्यान से देखो, ये वाला भी जो कर्व सरफेस एरिया बना होगा ना, आप थोड़ा सोचो, अगर गोल हेमिस्फीयर है, उसमें से आप एक कोन निकाल रहे हो, एक मिनट, ये लगा है क्या भाई इसमें, और चलो इसको कंप्लीट करते हैं। कभी कभी हो जाता है गड़बड़, वो वायर थोड़ा उधर से हाई निकल गया था, वापस से करना पड़ा उसको ठीक, कभी कभार हो जाता है ना। मैं क्या हुआ कि यहाँ से मैं उधर गया, तो थोड़ा मेरे को अंदर जाना था बोतल लेने पानी की, तो उसी चक्कर में क्या हुआ, मैं इसको निकाले गया था यहाँ से। अब यहाँ से निकाले गया, इसको बाहर रखा, अंदर गया, पानी की बोतल उठा के लेके आया, उसको लगाना ध्यान ही नहीं रहा, और वो सारी की सारी वीडियो ऐसे ही बन गई 2-3 मिनट के बीच में। चलो खैर कोई बात नहीं, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा।
अच्छा ये वाला सरफेस एरिया 2πr² बना है, एक कर्व सरफेस एरिया अंदर भी तो बन जाएगा गोल गोल, जब उसको आप कट करके बाहर निकालोगे तो गोल वाला कर्व सरफेस एरिया अंदर भी जनरेट होगा। गोल वाले कर्व सरफेस एरिया का मतलब कौन का सरफेस एरिया, कर्व वाला, πr/l होता है। बिल्कुल सही बात है सर। पाई और r दोनों में से कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा 2, एक r बच जाएगा प्लस l बच जाएगा। पाई की वैल्यू भाई साहब बोल रहे हैं 3.14 रखेंगे, ओके। रेडियस आपको कितना गिवन है 10, तो यहाँ पे 10 रखोगे, चलो यहाँ पे 10 रखोगे, 10 टू 20 बन जाएगा प्लस l थोड़ा साइड में निकालो। l का मतलब होता है √h² प्लस r²। थोड़ा दिमाग लगा ले भाई, रेडियस जो 10 सेंटीमीटर गिवन है वो ही हाइट के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि भैया क्योंकि जो आपको हेमिस्फीयर दिया गया है, हेमिस्फीयर की रेडियस और हाइट दोनों बराबर होते हैं, और कोन जो आपका बना है वो हेमिस्फीयर की ही हाइट का है, तो हेमिस्फीयर की हाइट कोन की हाइट के बराबर होगा। हेमिस्फीयर की हाइट रेडियस के बराबर है, रेडियस 10 है तो हेमिस्फीयर की हाइट 10 हो गई, तो भैया कोन की हाइट भी 10 हो गई। हाँ बात समझ गए ना। हाँ तो यहाँ पे 10 रखो, 10 का स्क्वायर, रेडियस भी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200 हो गया। एल कितना आ गया सर 200, अंडर रूट में 200 को बाहर निकालोगे तो 2 0 बाहर आके 10 बना, और ये अंडर रूट टू की वैल्यू भाई साहब बोल रहे हैं आपको रखनी है 1.4। 1.4 का 10 से मल्टीप्लाई करोगा 14 आ जाएगा, तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। देखो अब कैसे होगा। अब आंसर ये जो असर्शन होगा हमारा गलत ही आएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। 14 क्या आ गया आपका, ये आ गया एल की वैल्यू 14 रखो। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 20 और 14 34 हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 रख देता हूँ, मल्टीप्लाई 10, ब्रैकेट में आ जाएगा 34। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो 1.4 बन जाएगा, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 34 की अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और आंसर उनका आ रहा है 570.74। हम मल्टीप्लाई करते हैं 314 की 34 में। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 4 3 12, 1 3 कम 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 6 7 6, 9 और 1 10 है। हमारा 1067.6 आ रहा है, उनका आ रहा है 570.74। तो असर्शन तो भैया गलत ही है। असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जो उसने गिवन है इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से एरिया 570.74 आ रहा है, उसके हिसाब से उसका एरिया, जो कि उसका एरिया गलत है, क्योंकि भाई साहब से कैलकुलेशन शायद मिस्टेक हो गई होगी, तो उनका आंसर एकदम गलत आया है। आंसर कितना आ रहा है, सरफेस एरिया आ रहा है 1067.6। समझ गए? तो असर्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स। आर के बारे में तो ढूंढना ही नहीं है, अगर ए गलत हो गया तो आर तो ट्रू हो जाएगा बस। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी ऑप्शन जाएगा, ए फॉल्स। समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए। चलिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 20 रहता है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे अब हमारे। ओके, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी। असर्शन आपको गिवन है, सम गिवन है असर्शन में, और बोला है 3n² माइनस के 4n होगा। क्या ये वाली बात सही है? देन इट्स nth टर्म, अच्छा सही तो अब पूछेगा। देन इट्स nth टर्म गिवन है 6n-7। ठीक है, देख लेते हैं। रीजन आपको गिवन है कि an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 होता है। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए थी। अगर ये याद नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। an की वैल्यू Sn माइनस 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये Sn गिवन है और ये an की वैल्यू 6n-7 आ रही है, और अगर ये वाली वैल्यू यहाँ से निकाली है ना, यहाँ से यही आ गई, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर वही उसने गलत दिया है 6n-7, अगर वो गलत आ गया, nth टर्म अगर ये आ गई, ये गलत आ गई, तो फिर तो हमारा असर्शन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग ये ठीक आ गई ना, तो ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। रीज़न तो बिल्कुल ठीक है, तो पक्के से रीज़न तो एकदम ठीक है। ये वाली बात याद कर लेना, an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 होता है, सॉरी Sn माइनस 1 होता है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, 3 - 4 बन जाएगा
माइनस के 1। अगर हम S2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 रखो 2, यहाँ पे 2 रखो 2, 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 8, 4 तिया 12 माइनस 8 दैट इज़ 4। तो ये S2 का मतलब अभी अभी बताया था A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 4 आया है, A1 की A1 ये रहा S1 A1 होता है। A1 प्लस A2 कितना है सर? A1 प्लस A2 माइनस 1 है, सॉरी 4 है, 4 4 4 4 4। और A1 प्लस A2 4 है, A1 की वैल्यू माइनस 1 है, तो यहाँ पे माइनस 1 रख, A1 की जगह यहाँ से A2 निकाल ले, इधर चला गया A2 आ गया, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो सेकंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बताऊंगा करने का, देखो ध्यान से सुनते रहो। D आ गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारी 5 है, कितना है भाई 5, और फर्स्ट टर्म कितना है सर? फर्स्ट टर्म हमारा ये माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6, कॉमन डिफरेंस आ गया 6 का। कितने का कॉमन डिफरेंस आया है रे? कहीं गलत नहीं कर दिया क्या? सही किया क्या? गलती तो नहीं हो गई हमसे कहीं? ये 1 मिनट A2 5 आएगा, ठीक है, 5 ऐड कर देंगे, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके ओके, 1 मिनट 6 ऐड, हाँ ठीक है, चलो। अब उसने पूछा an का मतलब होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। a की वैल्यू कितनी है सर? a की वैल्यू है हमारी -1, n हमें नहीं पता है, nth टर्म तो निकालने, d हमारा 6, देखो -1 6 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 6n माइनस 6 बन गया, 6n माइनस 1 माइनस 6 माइनस के 7 प्लस 6n, वही तो आ रहा है 6 7 माइनस 7, 6n माइनस 7, यही है। तो असर्शन तो a तो बिल्कुल करेक्ट है, और रीज़न हमने अभी अभी बताया, ये तो बात 100% सत्य होती है। तो इसमें क्या हुआ भैया, ये भी ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है, तो a भी सही है और r भी सही है, और r करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा a का, क्योंकि जब ये ठीक है an की ऐसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो भी एकदम सही होगा। मतलब ये वाला यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी हमने आपकी संतुष्टि के लिए निकाल के दिखाया कि S1 को 1 रख के n की वैल्यू 1 रख के S1 को निकाला, n की वैल्यू 2 रख के S2 को निकाला, फिर कुल मिला के जब हमने an रखा, n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया, वो -7 प्लस 6n आ गया, -7 प्लस 6n आ गया वो, और वही हमारा an था। तो ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, ये तो बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट। अब जरा हम आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। तो ये वाली बात तो समझ में आ गई ना आपकी कि असर्शन तो बिल्कुल ठीक है और रीज़न तो ये बिल्कुल सही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है, an की वैल्यू ऐसे निकलती है SN माइनस 1 से। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और ये वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है उसका। तो A भी ट्रू है, R भी ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जाएगा A में ही लिखा है, ऑप्शन नंबर A में ही लिखा है। क्या लिखा है सर? यही लिखा है कि बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। फिर भी एक बात मेरी सुनो ध्यान से, अगर आप सोच रहे होंगे सर कैसे आया an इक्वल टू SN माइनस 1 से अगर ना आया A, आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते कि भैया सर ऐसे नहीं करते, चलो यहाँ से आपको आइडिया तो लगा कि हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं, इनको वैल्यू रख के। अभी ये वाला क्वेश्चन किया था, हालांकि आपने पीछे आया था जिसमें आपको दिया गया था कि कितना निकालो, एक टर्म दिया गया था आपको 164 वाला, क्वेश्चन नंबर 5 आया था। सुनो मेरी बात ध्यान से, an इज इक्वल टू SN माइनस 1 बोल रहा है, कैसे? अब सोच, an तो SN तो ये रहा, हाँ, तो SN की वैल्यू तो यहाँ पे रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। SN की वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस SN माइनस 1 का मतलब जहाँ पे n लिखा है वहाँ पे n माइनस 1 रख, तो 3, यहाँ पे n लिखा है तो यहाँ पे n माइनस 1 उसका स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना? जब इसको रखेगा ना पूरे को, इसको यहाँ पे रखेगा तो माइनस और माइनस माइनस प्लस बना देगा। 4, यहाँ पे n था, n की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे n माइनस 1 है ना, ये तो SN की वैल्यू है, SN माइनस 1 की निकालेगा तो n की जगह -1 रखना पड़ेगा, n माइनस 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 3n स्क्वायर माइनस के 4n माइनस के 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के अंदर मल्टीप्लाई कर 4n माइनस 4, ठीक है। ये पूरे पे ब्रैकेट क्यों लगाया है भाई? बस इस पे आएगा ना, 3 यहाँ तक था, ठीक है।
3n² माइनस 4n, अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस के 3n² माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4n माइनस 4। थोड़ा सोच, माइनस 4n प्लस 4n कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3n² माइनस 3n² भी कैंसिल आउट, ये बचा 6n और ये बचा माइनस 3 और प्लस 4 माइनस 7। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, an का मतलब आ गया 6n माइनस 7। देख एक्यूरेट आया एकदम, जो तू अपने पिछले तरीके से कर रहा था ना, पहले वाले तरीके से, उससे भी 6n माइनस 7 आ रहा था, बट उससे आपको ये नहीं पता लग रहा था कि सर an इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1 ही होता है क्या। वो हमने आपको बताया था कि भाई ये तो बिल्कुल करेक्ट है, उसको बस आप करेक्ट कर लो। कैसे करोगे वो अपना तरीका था आपके पास पुराने वाला, बट फिर भी आप यही अप्लाई करते हो, अगर an इक्वल टू SN माइनस 1, उससे अगर ये आ गया तो काम बन गया, तो बिल्कुल आ गया। देख ये वाला तरीका जो उसने दिया था उससे ये बिल्कुल आ गया, तो ये तो तरीका बिल्कुल ठीक है। और इस तरीके से ये वाला आंसर, असर्शन वाला आंसर भी आ रहा है, तो ये तरीका भी ठीक है और ये तरीका इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन एंड असर्शन इज आल्सो ट्रू। ठीक है, तो दोनों बातें, दोनों तरीके से ये वाली बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट वाला तरीका भी ठीक है जो आप कर रहे थे, उसमें आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी होती है कि भैया ये बिल्कुल एक्यूरेट है, और उसकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग निकाल दीजिए। पहले तो a1 निकालो, फिर a1 प्लस a2 निकालो, फिर d निकालो, वहाँ से वो निकाल दीजिए, और ये आपको याद रखना पड़ेगा an इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1 होता है। याद नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इससे सोल्व कर दो, इससे अगर वो बन गया तो बेटर है, नहीं बना तो भैया फिर गलत हो जाता है ना। अगर मान लो यहाँ कुछ दे देता और आपने यहाँ से सोल्व करने की कोशिश की, यहाँ से वो ना बनता तो ये तो गलत हो जाता ना, ये गलत हो जाता तो वो क्या, वो ट्रू ही होता फिर, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से हमारे कि अगर a ट्रू है तो r फॉल्स है, अगर a फॉल्स है तो r ट्रू है। तो अगर a फॉल्स बन जाता तो r ट्रू बन जाता, अगर r फॉल्स बन जाता तो a ट्रू बन जाता। ठीक है, दोनों ट्रू आ रहे हैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देखनी पड़ेगी, और वो जो की है। बात समझ रहे हैं क्या? चलो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए चला गया इसका। ठीक है, तो हमारा सेक्शन ए तो खत्म हो गया, हमारा रहता है सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी भी रहता है, और ई भी है उसके बाद। ठीक है, तो इसको फिर करेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो में ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 38 के आसपास होंगे, लास्ट सैम्पल पेपर में भी 38 ही थे। तो घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करेंगे सब हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 20 क्वेश्चन ये रहे, 20 क्वेश्चन लास्ट सैम्पल पेपर के 40 क्वेश्चन हो गए, तो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत बैठते हैं, और जब हम करेंगे ना, बहुत तो नहीं है फिर भी 40 क्वेश्चन जब पढ़ लेते हो ऑब्जेक्टिव में अलग अलग चैप्टर से, तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आता है। और 6 मान लो 5-6 सैम्पल पेपर अगर कर लिए, 5 सैम्पल पेपर भी करते हैं, एक सैम्पल पेपर में 20 है, तो 5 × 20 करो, कितना हो गया, 100 MCQs हो गए पूरी की पूरी बुक के, मान लीजिए आप, है ना। तो बहुत सारे कर लेंगे, टेंशन ना लो। सेक्शन बी तो बेहद आसान है इसका। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वाली बात आप याद रखिए। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमने 5th किया था, द सम ऑफ n टर्म वाला, 3n² प्लस 5n आया था, उसने पूछा था विच टर्म इज 164, है ना, वो क्वेश्चन भी अच्छा है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चों।